बच्चों आज हम लोग फिनाल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फिनाल क्या है। फिनाल फिनाल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक एसिड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और अगर ध्यान दें, ये कार्बोलिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड अगर कह दिया जाए, कार्बोनिक एसिड, तो ये है H2CO3। ये H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। फिनाल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं। और फिनाल यहाँ पर फार्मूला देखा जाए तो ये फार्मूला हो जाएगा C6H5OH। रिप्रेजेंट करेंगे इसको ऐसे, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक से ज्यादा OH है। अच्छा, फिनाल इज नॉट एरोमेटिक एल्कोहल। फिनाल इज नॉट एरोमेटिक एल्कोहल। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि फिनाल एरोमेटिक एल्कोहल है, तो फिनाल एरोमेटिक एल्कोहल नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं OH, कैटिकॉल, इसको रिसोर्सिनॉल, इसको हाइड्रोक्विनॉल, इसको फ्लोरो ग्लूसिनॉल, पायरागोएलाल, हाइड्रोक्सीक्विनॉल, ये हो जाएगा। आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, ये पैराक्रिसॉल हो जाएगा।
पैराक्रिसॉल। ये अब यहाँ पर हम लोग देखें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, या एक चीज प्रिपरेशन के पहले एक चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लें। C7H8O ये 5 आइसोमर बनाएगा जिसमें 3 फिनॉल आइसोमर होंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में बना भी हुआ है। ये देखो, तो इसमें ये 3 फिनालिक हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ फिनाल की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ACl, यहाँ पर NaOH, इसको हीट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर लगभग 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर और लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे हैं। Cl हट जाएगा, NaOH आ जाएगा, OH आ जाएगा। इसको हम लोग डाउज प्रोसेस कहते हैं। डाउज प्रोसेस, ये आ जाएगा। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अगर चर्चा करें तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसको NaOH के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड आ जाएगा। ये यहाँ से ध्यान दें, ये SO3 H यहाँ से H के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में कर दें, H+ से कर दें, तो ये बन जाएगा फिनाल। ये बन जाएगा फिनाल।
by racing process, इंडस्ट्रियल मेथड है। यहाँ पर ध्यान दो, ये बेंजीन लेते हैं, यहाँ पर 2HCl 2 बेंजीन, यहाँ पर O2, ये एयर से मिलता है, CuCl2 और हीट। H2O, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब इसको हम लोग NaOH के साथ अगर हीट कर दें तो ये फिनाल बन जाएगा। ये हो गया बेटा। फ्रॉम क्यूमीन क्यूमीन, यहाँ पर ध्यान दें, ये बेंजीन है, यहाँ पर ये एल्कीन है, यहाँ पर कोई भी एसिड आप ले लो, एसिड का मतलब ये प्लस, आप एसिड लेंगे तो इन दोनों के रिएक्शन से ये बन जाएगा CH3 CH प्लस, ये हो जाएगा CH3, ये है रिएक्टिंग स्पीशीज। अब यहाँ पर हो जाएगा CH CH3 CH3। अब यहाँ पर आप एयर ले रहे हैं, एयर से ऑक्सीजन मिल जाएगी, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड के रूप में है, अगर ये टूट गया तो यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा। ये जो O सिंगल बॉन्ड O है, यहाँ पर ध्यान दे बेटा, ये O सिंगल बॉन्ड O यहाँ पर आकर इस C और H के बीच में जुड़ जाएगा ऐसे, ये चीज ध्यान से देखिएगा। तो अगर ये जुड़ जाता है, और इसका नाम आपको बता दें, ये क्यूमीन है, इसका नाम क्यूमीन है। तो ये जुड़ जाता है तो आप देखिएगा बनता क्या है, ये 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 इसको क्यूमीन था ही, अब ये पराक्साइड आ गया तो इसको कहेंगे क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। इसको हम लोग हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, ये यहाँ पर OH आ जाएगा, और ये एसीटोन एज बाई प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट भी इसका इम्पोर्टेंट है, एसीटोन बाई के रूप में बना है, इसको भी याद रखिएगा, कई बार इस रिएक्शन में पूछा जाता है कि बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये था प्रिपरेशन। प्रॉपर्टी पे चर्चा करें, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात करें, फिनाल इज
sparingly soluble in water, but phenols having more than one OH are fairly soluble in water। यहाँ पर देखा जाए तो रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और बता दें, हालांकि पीछे फिजिकल प्रॉपर्टी में सब पढ़ाया गया है। यहाँ पर ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये यहाँ पर इंट्रामालिकुलर हार्डवेयर बॉन्डिंग होगी। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये यहाँ पर इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना कम है और ये इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना है ही नहीं है यहाँ पर। तो इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर देती है ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस between oxygen and hydrogen। Chance of intramolecular bonding decreases, chance of intramolecular hydrogen bonding decreases, ये हो जाएगा। So surface area increases due to which boiling point increases, melting point increases, viscosity increases, density increases, but volatile nature decreases, vapor pressure decreases, यहाँ पर solubility इंक्रीज करेगी। इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर देती है, तो पहले में इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए इसकी सॉल्बिलिटी सबसे कम होगी और इसकी सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ये हो जाएगा। तो आप इसको जानते रहेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है which one of the following has maximum volatile nature। क्वेश्चन 1 यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, डी सेम।
फॉर ऑल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। वोलेटाइल नेचर मैक्सिमम हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की। केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू H प्लस ऑफ OH ड्यू टू OH माइनस ड्यू टू बेंजीन रिंग। यहाँ पर पहला ड्यू टू H प्लस ऑफ OH ड्यू टू H प्लस phenol acts as acid phenol acts as acid and its acidic strength can be compared as carboxylic acid H2CO3 phenol water alcohol alkyne अमोनिया एल्कीन। पहले भी लिखा जा चुका है, इसको जानते रहेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ये भी पढ़ा जा चुका है। यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा +I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा +M पावर के। यहाँ पर अब देखा जाए, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे। यहाँ पर ध्यान दो, समझो कारण क्या है। यहाँ पर ये फिनाल है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर कोई भी ग्रुप मान लो आपने X जोड़ दिया है, X इज नॉट हेलोजन, यहाँ पर हेलोजन ना माने उसको। यहाँ पर O- है, यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, ये H प्लस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, अब ये H प्लस है। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक मतलब स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगी। कारण क्या है कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये कॉन्जुगेट बेस, H प्लस उतना फ्री होगा, और H प्लस जितना फ्री होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगी। अगर ये स्टेबल नहीं है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, तो H प्लस से जुड़ेगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन चलाएगा, H प्लस के कंसंट्रेशन को कम कर देगा। तो H प्लस के कंसंट्रेशन को कम कर देगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब ये चार्ज जो कॉन्जुगेट बेस पर आप चार्ज देख रहे हो, माइनस चार्ज है। इस माइनस चार्ज को जो यहाँ पर जुड़ा हुआ ग्रुप है वो घटाता है, मतलब स्टेबिलिटी को घटाता है या बढ़ाता है। तो अगर ये जो जुड़ा हुआ ग्रुप है, ये X जिसको आप कह रहे हो,
ये अगर प्लस ग्रुप रखेगा, प्लस आई या प्लस एम रखेगा, तो प्लस आई या प्लस एम रखेगा तो इस माइनस की स्टेबिलिटी को घटाएगा। ये देखो, इसलिए प्लस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, घटाएगा। और अगर ये माइनस एम है तो माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब एस्टिकेशन को बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें भैया हो जाएंगी। चलो देखा जाए, तो अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ये OH है, यहाँ पर CH3 है, OH है, C3 है, OH है, CH3 है, यहाँ पर फिनाल है, ये OH है। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये प्लस आई प्लस एम प्लस आई प्लस आई प्लस एम, यहाँ पर केवल प्लस आई क्यों लिखा गया? चूंकि मेटा पोजीशन पर मीसोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। प्लस घटाने का काम करता है, तो यहाँ पर दो इफेक्ट हैं घटाने वाले, यहाँ पर दो इफेक्ट घटाएंगे, एक घटाएगा, कोई नहीं घटाएगा। तो जहाँ कोई नहीं घटा रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, एसिडिक है। तो यहाँ पर पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कर दिया जाए और ये चौथा कर दिया जाए। तो यहाँ पर फोर्थ को आप फिनाल कहेंगे। फिनाल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये फोर्थ है मेटा क्रिसाल से, यम क्रिसाल। अब यहाँ पर देखो, दो इफेक्ट घटा रहा, दो इफेक्ट, तो यम जो है वो समान रोल प्ले करता है, चाहे दूर हो या नज़दीक हो। यम का जब दो इफेक्ट दोनों में होंगे तो आप यम पर ध्यान नहीं देंगे, तब आई पर ध्यान देंगे। आई नज़दीक है और घटाने का काम कर रहा है, आई दूर है और घटाने का काम कर रहा है। तो आई पावर दूरी के साथ घटती है, तो घटाने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आई पावर कम होगी। मतलब आई पावर यहाँ नज़दीक है इसलिए ज़्यादा घटाएगा, यहाँ पर कम घटाएगा। तो यहाँ पर पैरा क्रिसाल और फिर हो जाएगा मेटा क्रिसाल, सॉरी आर्थो क्रिसाल, ये हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल था। अब ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें माइनस ग्रुप हो। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग माइनस ग्रुप वाला लेते हैं, यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफिनाल ले रहे हैं। ये मेटा नाइट्रोफिनाल, आर्थो नाइट्रोफिनाल, मेटा नाइट्रोफिनाल, पैरा नाइट्रोफिनाल, और यहाँ पर हम लोग फिनाल ले रहे हैं। अब यहाँ पर माइनस एम, माइनस आई, माइनस एम, सॉरी माइनस एम तो होगा नहीं, माइनस आई होगा। माइनस आई, माइनस आई, माइनस एम, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, माइनस बढ़ाएगा, दो बढ़ाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, आर्थो में दो है, पैरा में एक है, पैरा में दो है, मेटा में एक है। तो यहाँ पर फिनाल में कोई नहीं, तो फिनाल सबसे कम हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, फिनाल सबसे कम हो गया, तो फिनाल को सबसे लास्ट। अब मेटा में एक वाला है, बाकी दोनों जगह दो हैं, तो फिर यमियन फिनाल कर दें। अब ध्यान दो, आर्थो में दो है और पैरा में दो है, तो जब आर्थो और पैरा में दो है तो यम इफेक्ट को छोड़ देंगे। यम इफेक्ट क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि यम समान रूप से काम करता है। अब आई बढ़ाने वाले रोल में है और आर्थो में नज़दीक है, इसलिए आर्थो ज़्यादा होना चाहिए। आई बढ़ाने वाले रूल में है और पैरा में दूर है, इसलिए कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंट्रा मालिकुलर हार्डवेयर बॉन्डिंग के कारण आर्थो की कम हो जाएगी पैरा से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पीएन फिनाल, ये हो जाएगा ओएन फिनाल। हो जाएगा पीएन फिनाल
और ये हो जाएगा ON फिनाल। ON फिनाल ज्यादा होना चाहिए था, लेस एसिडिक। पूछा जाए क्यों? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेस एसिडिक ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर ध्यान दें, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग मिथॉक्सीफिनाल। ये मिथॉक्सीफिनाल होगा। -I + M, -I + M। यहाँ पर भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब माइनस घटाने बढ़ाने वाले रोल में है, प्लस घटाने वाले रोल में है, घटाने वाले रोल में है। और EM इफेक्ट सुपीरियर होता है, मतलब नेट परिणाम यहाँ पर घटेगा, नेट परिणाम यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर नेट बढ़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो जहाँ पर बढ़ेगा उसको सबसे पहले लिख लिया जाए, इसको कहेंगे मेटा मिथॉक्सीफिनाल। मेटा मिथॉक्सीफिनाल, ये हो जाएगा ज्यादा। अब ध्यान दो फिनाल से, यहाँ पर I नजदीक है, ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो अब ये हो जाएगा पैरा से, और पैरा ज्यादा हो जाएगा आर्थो से। 4th पॉइंट, in case of halo substituted phenol, halo substituted phenol acidic strength is explained on the basis of I effect only। यहाँ पर ध्यान दो, OH, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH। ये अब यहाँ पर हम लोग लेंगे -I, केवल -I, क्योंकि -I यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होता है, और माइनस बढ़ाने का काम करता है और दूरी के साथ घटता है। इसका मतलब यहाँ पर आर्थो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, आर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, और सबसे कम हो जाएगा फिनाल। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ X इज नॉट F, अगर X F नहीं है तब यहाँ पर X = F, यहाँ पर X = F, तो यहाँ पर ध्यान दें F है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने पर क्या लिख रहे हैं भैया, यहाँ पर आर्थो कम हो जाएगा मेटा वाले से, आर्थो मेटा वाले से कम हो जाएगा। ये तो यहाँ पर हो जाएगा मेटा आर्थो फिर पैराफिनाल, ये चीज आर्थो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कम हो गया। अच्छा मान लो पोजीशन सेम है, ग्रुप बदल रहे हैं, पोजीशन सेम है और ग्रुप बदल रहे हैं, तो लोग फिर ध्यान देंगे केवल एम इफेक्ट पर, एम इफेक्ट पर ध्यान देंगे। ये -m प्लस m कोई m नहीं, तो पहला ज्यादा हो जाएगा चौथे से, और चौथा ज्यादा हो जाएगा तीसरे से, तीसरा ज्यादा हो जाएगा दूसरे से। यहाँ पर दूसरा कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लस m पावर ज्यादा है, OCH3 की प्लस m पावर OH से ज्यादा है। ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन Du2H+ में पहला विद एक्टिव मेटल, विद एक्टिव मेटल, यहाँ पर या वैसे लिख दिया जाए, अलग अलग करके नहीं, एक साथ ही लिख दिया जाए। यहाँ पर फिनाल, OH, यहाँ पर सोडियम, आर एक्टिव मेटल, सोडियम आर एक्टिव मेटल। ये सोडियम फिनाक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर वाटर से रिएक्शन कराएं, नो रिएक्शन, क्यों, चूंकि ये देखें ये एसिड, यहाँ पर एसिड की तरह कार्य कर रहा है, ये बेस की तरह कार्य कर रहा है, और ये साल्ट है, तो साल्ट है किसका, फिनाल का, फिनाल ज्यादा रिएक्टिव है किससे, एसिडिक है किससे, वाटर से, तो वीक एसिड हमेशा अपने स्ट्रांग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल, मेटल एक्टिव मतलब फर्स्ट ए सेकंड ए, ये एक्टिव मेटल किसको कहोगे, फर्स्ट ए के मेटल को कहोगे, सेकंड ए के मेटल को कहोगे, एल्युमिनियम को कहोगे, तो इनके। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये NaOH यहाँ पर हट जाएगा, ये ONA यहाँ पर H2O आ जाएगा। ये एल्कोहल यहाँ पर अगर लिया जाए, एल्कोहल लें, एल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम लोग एल्कोहल ले लें और यही रिएक्शन कराएं किससे, NaOH से, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि NaOH को हम लोग वाटर का साल्ट मानते हैं, और वाटर एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ध्यान दो,
ये यहाँ पर जो फिनाल है ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए फिनाल वाटर के साल्ट से रिएक्ट किया। ये NaOH साल्ट ऑफ वाटर कह सकते हो इसको। ये NaOH को आप क्या कर रहे हो, साल्ट ऑफ वाटर कह रहे हो, ये साल्ट ऑफ वाटर है। तो अच्छा, वाटर चूंकि फिनाल के कंपेरिजन में वीक एसिड कह रहे हो, तो फिनाल स्ट्रांग एसिड है, तो स्ट्रांग एसिड वीक एसिड के साल्ट से रिएक्ट करेगा, और ये देखो रिएक्ट कर गया। लेकिन यहाँ पर NaOH साल्ट वाटर का साल्ट है, और ये एल्कोहल वाटर से वीक एसिड है, इसलिए रिएक्ट नहीं किया। यही सेम यहाँ ऊपर देखो, वाटर एल्कोहल से फिनाल से वीक एसिड है, इसलिए फिनाल के साल्ट से रिएक्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, अगर यही एल्कोहल यहाँ पर वाटर से रिएक्ट कराओ, यहाँ पर वाटर ले लो, तो एल्कोहल चूंकि वीक है, इसलिए एल्कोहल के ये मतलब साल्ट से रिएक्ट कर जाएगा। ध्यान दो, RONA से वाटर रिएक्ट कर गया, यहाँ पर RONA से वाटर रिएक्ट कर गया, लेकिन यहाँ पर C5ONA से मतलब फिनाक्साइड से रिएक्ट नहीं किया। यहाँ पर जिंक लेते हैं, जिंक, तो ये बेंजीन रिंग से जुड़े ऑक्सीजन को हटा देगा। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, जिंक रिमूव ऑक्सीजन अटैच फ्रॉम बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, ये रिएक्शन जिंक एल्कोहल के साथ नहीं देगा। यहाँ पर जिंक नो रिएक्शन। ये तो बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो हटा देगा। FeCl3 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, FeC6H5O होल 6, यहाँ पर +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्लू, वायलेट और ग्रीन, ब्लू वायलेट और ग्रीन नहीं, रेड, रेड। यहाँ पर ROH FeCl3 नो रिएक्शन, used to distinguish phenol from alcohol। यहाँ पर phenol from alcohol। यहाँ पर NaCH3I, तो ये Na लिखने पर O Na हो जाएगा, और यहाँ पर CH3I लेंगे तो NeSal बन जाएगा, और C2H5I लेंगे तो फेनिटाल बन जाएगा। यहाँ पर डाई मेथिल सल्फेट भी ले सकते हैं, तब भी NeSal बन जाएगा।
इसको इतने को कहेंगे विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस कहोगे। यहाँ पर फिर से फिनाल ले लिया जाए। वो चल ही रहा है। यहाँ पर फिनाल ले लिया गया। यहाँ पर CH2N2 BF3 ले रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया था कि ये ऑक्सीजन से जुड़े H को किसमें बदल देता है, CH3 में, और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में N2 गैस बन जाएगी। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम लोग यहाँ पर एस्टिल क्लोराइड लेते हैं CH3COCl, तो यहाँ पर एस्टिल क्लोराइड लेने पर ये हो जाएगा OCOCH3। ये बताया गया था कि जो एस्टिल क्लोराइड है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ध्यान दें, ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़े को हटाकर, मतलब ये जो H है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का, ये Cl के साथ चला जाएगा और यहाँ पर एस्टिल ग्रुप आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पर अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 ले लो, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर पर, ये हाई टेम्परेचर पर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस, ये लो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे, यहाँ से ये ध्यान दो, ये जो चीजें हैं इतना, यहाँ से ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पर H होगा, हर कार्बन पर भी H है, यहाँ से H है या यहाँ से H है, तो H के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये लो टेम्परेचर पर आर्थो पोजीशन पे आएगा, और हाई, उल्टा बोल दिए, लो टेम्परेचर पे आएगा और हाई टेम्परेचर पर ये आर्थो पर आएगा। इतने को कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, इतने को कहेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर नोट करके चलो अभी नोट करके बाद में लिख लेंगे। रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस, रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस, it is ASN but does not occur. OH is stable due to resonance. OH is stable due to resonance. OH रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, तो ये हो जाएगा OH रेजोनेंस के कारण स्टेबल है।
तो यहाँ पर अगर ध्यान दो, ये OH, यहाँ पर HX, नो रिएक्शन, PCl3, नो रिएक्शन, SOCl2 pyridine, नो रिएक्शन। जबकि यहाँ पर ROH अगर है, ये HX के साथ RX बना लेगा, ROH है PCl3 के साथ RCl बना लेगा, और ROH है SOCl2 pyridine के साथ RCl बना लेगा। ये पढ़ाया गया है आपको पीछे, ध्यान देंगे यहाँ पर। लेकिन PCl5 के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, PCl5 अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर ये C6H5Cl बन जाएगा, ये POCl3 बन जाएगा, और ये Cl का धुआं उठेगा। अब ये POCl3 से जो फिनाल है ये फिर रिएक्ट कर जाएगा ये, तो यहाँ पर ये बना लेगा ट्राइफेनिल फास्फेट, और ये मेन प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट। इसको जानते रहे भैया। तो हम लोग रिएक्शन ड्यू टू H प्लस देख लिए, ड्यू टू OH माइनस देख लिए, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। ये यहाँ पर OH, यहाँ पर ये ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH प्लस M ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एंड स्ट्रांग एक्टिवेटिंग है। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। मतलब जो नया ग्रुप आएगा वो हमेशा आर्थो या पैरा पे आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए भैया, ये फिनाल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर फिनाल OH, यहाँ पर हैलोजनेशन में आप Br2CS2 लिख रहे हो, तो ये यहाँ पर OH तो ही है, ये आर्थो या पैरा पोजीशन पर Br आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, या तो आर्थो पर आएगा या तो पैरा पे आएगा। यहाँ पर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए Br प्लस का इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कम होगा और इसका कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगा। अगर यही Br2 अपने वाटर की प्रेजेंस में लिया है तो यहाँ पर Br प्लस ज़्यादा मात्रा में बनेगा, और चूँकि वाटर में फिनाल एसिड की तरह ऐड करेगा, इसका मतलब यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगा, तो ये केवल फिनाक्साइड आयन बनेगा, और ये जो फिनाक्साइड आयन O माइनस के कारण ये और ज़्यादा एक्टिवेटिंग पावर बढ़ जाएगी। तो और ज़्यादा एक्टिवेटिंग पावर बढ़ जाएगी, और Br प्लस का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो ये Br ये तीनों पोजीशन पे अटैक करेगा। ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, दिस रिएक्शन is used to distinguish phenol
फ्रॉम एल्कोहल। ये हेलोजिनेशन था। हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन में यहाँ पर ये फिनाल है। फिनाल है, यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 आप ले रहे हो, तो यहाँ पर NO2 प्लस का कंसंट्रेशन काफी होगा, तो कम होगा तो या तो ये आर्थो पर अटैक करेगा और या तो पैरा पर अटैक करेगा। आर्थो प्रोडक्ट थोड़ा कम होगा चूंकि हिंड्रेंस ज्यादा है, जबकि पैरा प्रोडक्ट ज्यादा होगा चूंकि हिंड्रेंस कम है। और यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 ले रहे हैं विद कंसंट्रेट H2SO4। देखिएगा कंसंट्रेट HNO3 जो है ये एक्ट करेगा बेस की तरह जब भी कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रहेगा। यहाँ पर NO2 प्लस रिएक्टिंग स्पीशीज है जिसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो ये आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर ये NO2 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, इसको पिक्रिक एसिड कहेंगे और ये एक्सप्लोसिव होगा। ये एक्सप्लोसिव होगा। एक बार CBSE PMT में पूछा गया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बट डज नॉट हैव COOH ग्रुप, तो जो करेक्ट आंसर था वो COOH पिक्रिक एसिड ही था। हम लोग का मतलब ऑर्गेनिक एसिड में COOH होता है, तो इसको भी एसिड ही कह रहे हैं और यहाँ पर COOH नहीं है, तो ये चीज़ जानते रहिएगा। सल्फोनेशन, यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 लेंगे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। आर्थो और पैरा दो होता है, लेकिन यहाँ पर आर्थो लो टेम्परेचर पर मेजर होता है और पैरा 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं। यहाँ पर फिनाल में हम लोग ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ पर CH3COCl एल्काइलेशन है, तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप लेंगे बेटा, यहाँ पर आप X ले लेंगे। यहाँ पर एनहाइड्रस CH3 आप ले रहे हो, अब यहाँ से ये X माइनस के रूप में निकल जाएगा, CH3 प्लस के रूप में अटैक करेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 आर्थ पर और पैरा पे, यहाँ पर फ्रिडल-क्राफ्ट यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड ले सकते हो, चूंकि क्लोराइड थोड़ा सा फार्मूला रखता है, लिखने में आसान है, इसलिए ज़्यादातर लोग क्लोराइड ही लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसकी मतलब स्टाइलेशन के लिए जो बेटर एजेंट है
वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। कारण कि उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा स्लो होती है, इसलिए उसको हैंडल करना आसान होता है। तो इस चीज़ पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा एसिटाइलेशन। यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन यील्ड अगर देखा जाए तो ओनली 2%, ये यील्ड ओनली 2% है। तो यील्ड केवल 2% होने के कारण हम लोग कहेंगे कि ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। नोट करके फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन is not represented by that benzene ring has -M group, NH2 and OH। कोई भी -M ग्रुप होगा तो नहीं मिलेगा, NH2 होगा तो नहीं मिलेगा, OH होगा तो भी नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे ऊपर तो आपने रिएक्शन लिख दिया है, तो ये देखो ये 2% यील्ड है, मतलब अमाउंट बहुत कम है। तो OH के केस में अगर आपसे मतलब कंडीशनल आंसर देंगे, मान लो अगर देना है कि रिप्रेजेंट करता है, मान लो कौन रिप्रेजेंट नहीं करता और OH ही बच रहा, मतलब OH भी है उसमें, NH2 भी है और सभी -M वाले हैं। तो चूंकि OH थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करता है, इसलिए OH को कहेंगे कि मतलब जो है रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मान लो कि टॉलुइन हो, OH हो, NH2 हो और -M ग्रुप हो, यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर अगर ये केस है और आपसे कहा जाए कि ये कौन यहाँ पर कौन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये यहाँ पर हम CHO ले लेते हैं, NH लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा, तो अब कहोगे OH रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? चूंकि ये तो निश्चित रूप, ये तीनों निश्चित रूप से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब मान लो यहाँ पर CH3 ले लिया जाए और इन सभी में एक ही ऑप्शन बताना है कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर आप इसको बताएंगे कि ये रिप्रेजेंट करेगा, ये फिर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो फिनाल कंपाउंड जो कंडीशनल आंसर देंगे वो रिप्रेजेंट करने वाले में भी दे देंगे और ना करने वाले में दे देंगे, इसलिए हमने एग्जैक्ट बता दिया कि 2% यील्ड के साथ प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर गाटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, ये सारे रिएक्शन गाटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, यहाँ पर गाटरमैन कोच फॉर्मुलेशन की बात करें तो यहाँ पर बेंजीन रिंग ले सकते हो या फिनाल भी ले सकते हो। फिनाल, यहाँ पर CO HCl, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 एंड Cu2Cl2 चीज लेंगे, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, मतलब CHO एक बार आर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दें, रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर HCl है, ये H प्लस Cl माइनस में टूट गया। अब ये जो CO है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसलिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट भी कर दिया। ये स्ट्रक्चर बन रहा है। कार्बन के पास एक लोन पेयर है, ये कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इस H प्लस को, तो H प्लस को डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा HC। और ये जब ऑक्सीजन देखेगा कि कार्बन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो फिर अपना
जो कार मतलब ऑक्सीजन है लोन पेयर डोनेट करना बंद कर देगा। तो ये हो जाएगा रिएक्टिंग स्पीसीज। यहाँ पर ध्यान दो, ये रिएक्टिंग स्पीसीज है, अगर पूछ लिया जाए तो यही अटैक करेगा। ध्यान दो ये HCO, यहाँ पर ध्यान दो HCO यही जुड़ा हुआ है, तो ये रिएक्टिंग स्पीसीज है। गाटरमैन फार्मुलेशन, गाटरमैन फार्मुलेशन ये यहाँ पर, चलो पेन बदल देते हैं। ये OH, यहाँ पर HCl, यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक साइनाइड, और ये वाटर ले रहे हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर भी वही बनेगा, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर CHO आ जाएगा। ये एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पे। अब यहाँ पर ध्यान दें, HCl ये टूटेगा H प्लस और C में, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये लोन पेयर, ये N अपना लोन पेयर इसी H प्लस को दे देगा, देता है, तो यहाँ पर C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H आ जाएगा। अब ये नाइट्रोजन निगेटिव एटम है और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण नेगेटिविटी और बढ़ गई है, तो ये शेयर पेयर को विड्रा कर लेगा। तो विड्रा कर लेगा तो यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर H, यहाँ पर OH है, CH प्लस हो जाएगा, NH हो जाएगा। ये अटैक करे पर बेंजीन रिंग पर, ये OH, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH2 NH, और हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, OH CHO। इसी तरह से पहला प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर इसको कहेंगे इमीनियम आयन, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इमीनियम आयन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज कह सकते हैं। above two reaction is not represented if benzene ring has -M group, benzene ring has -M group। यहाँ पर रीमर टीमैन रिएक्शन, यहाँ पर फिनाल लेंगे, CHCl3 लेंगे, यहाँ पर 3 केवलिक लेंगे, पैरा भी बनेगा तो थोड़ा बहुत पैरा भी बनेगा। ये नाम इसका है सैलिसिल एल्डिहाइड, नाम इसका है सैलिसिल एल्डिहाइड।
यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज CCl2 है, या कार्बीन बोलेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट कह सकते हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बीन कह सकते हो या CCl2 कह सकते हो। ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अगर यहाँ पर हम लोग सॉरी, चलो छोड़ देते हैं बेटा, ये बैटरी लो होने वाली है कंप्यूटर